नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह के 10:30 बजे हैं। तमाम बड़ी खबरों से वक्त हो चला है आपको अपडेट करने का। सबसे पहले बात उत्तराखंड के इस वक्त करेंगे और बड़ी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर इस वक्त चुनाव की तैयारी चल रही है। 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचेंगे जेपी नड्डा। आपको बड़ी खबर बता देते हैं, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक बैठक की जाएगी, यानी संगठन के साथ जो बैठक की जानी है बेहद महत्वपूर्ण वो बताई जा रही है। और कामकाज का फीडबैक भी लेते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। आपको इस वक्त की ताजा जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आज से राजधानी दिल्ली के अंदर बैठकों का दौर हमने देखा, खासकर उत्तराखंड को लेकर। लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और ये अहम जानकारी इसलिए हो जाती है क्योंकि 2022 को साधा जाएगा और 2022 में किस तरीके की तैयारी होगी उसका खाका अभी से तैयार किया जाएगा। हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि जेपी नड्डा संतों के साथ खासकर मुलाकात करेंगे और पूर्व सैनिकों के साथ भी मुलाकात की जाएगी। और जिस तरीके से हम देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर देख रहे हैं कि पुजारी और संत कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, उनको साधने की कोशिश लगातार की जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से। और जेपी नड्डा का हम जिक्र करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा भी संतों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्थिति उत्तराखंड के अंदर क्या रहने वाली होगी। फिलहाल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे जेपी नड्डा। उनके कार्यक्रम की पहले ही तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले वो हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार पहुंचकर साधु संतों से आशीर्वाद लिया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुमाऊं और गढ़वाल को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है और किस तरीके से जमीनी स्तर पर अपनी पैठ को और पुख्ता किया जाए उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इस वक्त की ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम पहले ही तय कर दिया गया था 20 और 21 अगस्त, यानी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद सीधे अपने संवाददाता का रुख करेंगे। तो स्टेट का दौरा पूर्व में नहीं हो पाया था, वो अब हो रहा है और छोटे राज्यों में 2 दिन का, बड़े राज्यों में 3 दिन का इस प्रकार का दौरा रहता है। तो हमारे यहाँ 2 दिन का दौरा होगा। इसमें हमने जो इवेंट्स तय किए हैं, इसमें हमने चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख हों, जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष हों, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हों या हमारे मेयर, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे मोर्चों प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, ऐसे जितने जनप्रतिनिधि और संगठन से जुड़े हुए लोग हैं विभिन्न ग्रुपों में, उन सबके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बैठक ये हम लोगों ने तय की है। तो आपने सुना दरअसल कैसे कैसे कार्यक्रम रखे गए हैं। फिलहाल जेपी नड्डा का दौरा उत्तराखंड का है। हम अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। नवीन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। नवीन, क्या स्थिति आज उत्तराखंड के अंदर खासकर बीजेपी के लिहाज से रहने वाली है, क्योंकि कार्यक्रम की तैयारी पूरा ब्यौरा पहले ही बीजेपी सरकार बता चुकी है उत्तराखंड के अंदर कि नड्डा साहब आ रहे हैं, तो कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, कौन सी रेखा अब तैयार की गई है और कहां कहां पहुंच रहे हैं खासकर उत्तराखंड के अंदर जेपी नड्डा साहब। दोबारा हम जुड़ेंगे नवीन के पास। फिलहाल आपको जानकारी उस वक्त की दे रहे हैं कि जेपी नड्डा सबसे पहले हरिद्वार का रुख करेंगे और कहा जा रहा है कि संतों से मुलाकात खासकर की जाएगी और उसके बाद उत्तराखंड को कैसे विकास की और अग्रसर करना है उसको लेकर भी बातचीत की जानी है। आपको जानकारी दे रहे हैं नवीन, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 नवीन, कैसे रणनीति को धार दिया जाएगा उत्तराखंड के अंदर जब जेपी नड्डा साहब की मौजूदगी आज हम देखेंगे? जी हर्ष, निश्चित तौर पर लगातार जो बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर जारी था, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल जरूर है। लगातार बैठकों का दौर जारी था। इसके साथ ही तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई थी। 2022 का चुनाव है, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। पूरी रणनीति के तहत किस तरीके से जो वोटर हैं उनको साधा जाए, किस तरीके से अपने पक्ष में वोट किया जाए और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था। इसके साथ ही अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ता
उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में। अब से कुछ ही देर में वो पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं वो अभी वहां पर मौजूद रहेंगे और उनका जो करीब 11 कार्यक्रम लगे हुए हैं, 11 कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। जो छिद्रवाला और तमाम सारी जगह हैं वहां पर जाएंगे। इसके साथ ही हरिद्वार जाने का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो तमाम सारी रणनीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किस तरीके से किया जाए। इसके साथ ही अगर बता दें, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को साधने की बात भी की जा रही है, क्योंकि अब समय काफी कम बचा हुआ है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। गढ़वाल के जो वोटर हैं और कुमाऊं के वोटर हैं उसे अपने पक्ष में कैसे किया जाए, इसको लेकर भी अब तमाम सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लोगों से मिला जा रहा है, बैठकें की जा रही है। तो बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले कुमाऊं रीजन से मुलाकात की जाएगी जब साधु संतों से मुलाकात करेंगे। हरिद्वार में पहले जाएंगे। साधु संतों की नाराजगी भी कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर हम देख रहे हैं और उत्तराखंड की राजनीति में हमेशा से देखा जाता है कि पूर्व सैनिकों को साधने की भी कोशिश की जाती है, उनसे भी मुलाकात हो रही है। तो ये जो तीन बातें हैं, कुमाऊं, गढ़वाल, पूर्व सैनिक और खासकर साधु संत, कितना साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है? जी निश्चित तौर पर बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि हम सबको साथ में लेकर, सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं, सबको साथ में लेकर चलेंगे। चाहे साधु संतों की बात की जाए या फिर सैनिक परिवारों की बात की जाए या फिर देवस्थानम बोर्ड की बात की जाए, तो साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि जो भी हम कार्य करते हैं वो सबको साथ में लेकर करते हैं और इसके साथ ही लोगों की राय लेकर चलते हैं। तभी आज बीजेपी उत्तराखंड में इतनी भारी बहुमत से सरकार में है। तो साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि सभी को साथ लेकर चलना है। साथ में जो अगर सैनिक परिवारों की बात की जाए तो जो उत्तराखंड में भारी तादाद में सैनिक परिवार रहते हैं, उनसे भी राय मशवरा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो ये साफ तौर पर कहा गया है कि हम सैनिकों के साथ में हैं और सैनिक परिवार हमारे साथ में है, तो बीजेपी की राजनीति सफल भी रहती है, क्योंकि सैनिक परिवारों का वोटर एक बड़ा वोटर होता है और सैनिक परिवार वोटर बीजेपी का है। वो साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है। इसके साथ ही अगर कुमाऊं रीजन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुमाऊं रीजन में भी सैनिक परिवार रहते हैं और क्षेत्रीय राजनीति की बात करें तो क्षेत्रीय लोगों को साधने का प्रयास जरूर किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों को साधने का प्रयास जरूर किया जाता है बीजेपी। ठीक है नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात उत्तराखंड की करेंगे क्योंकि कल हमने आपको जानकारी दी कल कि भविष्यवाणी मौसम विभाग की तरफ से की जा रही है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं, वैसा ही हुआ है और उत्तराखंड में भारी बारिश इस वक्त भी हो रही है। अलर्ट जारी कर दिया गया है उत्तराखंड के अंदर और आपको जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की ताजा, क्योंकि भारी बारिश का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। देहरादून का जिक्र करें तो बदरा बरस रहे हैं। बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया है और आपको जानकारी इस वक्त की दे देते हैं। चमोली रुद्रप्रयाग जिले में सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है, यानी चमोली में सुबह से ही बारिश हो रही है। देहरादून के अंदर भी आज तड़के भारी बारिश देखने को मिली है। तो अलग अलग इलाकों का भी हम जिक्र कर रहे हैं कि पिथौरागढ़ का जिक्र करते हैं तो पिथौरागढ़ हो या फिर बागेश्वर हो, चमोली हो या फिर देहरादून, यानी मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक में उत्तराखंड के अंदर इस वक्त भारी बारिश का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, जिसका असर सीधे सीधे हाईवे पर भी पड़ा है। और आपको बता रहे हैं कि बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। ताजा जानकारी इस वक्त की आपको बुलेटिन में दे रहे हैं क्योंकि हाईवे लगातार बाधित हो रहा है। विशाखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी संवाददाता हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलिस्तान न्यूज पर। विशाखा, क्या जानकारी आप भी दे रही हैं क्योंकि बार बार हाईवे बाधित हो रहा है, आम जनता परेशान है। मौसम विभाग की तरफ से कल ही भविष्यवाणी कर दी गई थी जो कि सटीक साबित हुई है। विशाखा जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है और बीती रात से राजधानी देहरादून में भी एक तरीके से अब तक की हम कह सकते हैं कि सबसे मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। पिछले लगभग 12 से 13 घंटे से राजधानी देहरादून में बात करें पहाड़ी जिलों की तो रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर से लेकर रुद्रपुर तक जो भारी बारिश है राज्य में वो देखने के लिए मिल रही है। और अगर हाईवे की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर बद्रीनाथ और ऋषिकेश को जोड़ता हुआ जो हाईवे है वो पूरी तरीके से बाधित है। कुछ लोगों के वहां पर फंसे होने की जो खबर है वो भी आई है
हालांकि प्रशासन की जो तमाम टीमें हैं वो वहां पर लगाई गई है और मलबा हटाने का जो कार्य है वो भी जेसीबी के माध्यम से किया जा रहा है। जी। लेकिन क्योंकि पहाड़ी मौसम के चलते, भारी बारिश के चलते, इस मॉनसूनी बारिश के चलते पहाड़ दरकने जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं और यह प्राकृतिक घटनाएं हैं, इस पर प्रशासन अपनी रोक नहीं कर सकता है जिस तरीके से क्योंकि यहाँ के अगर हम बात करें यहाँ की ज्योग्राफिकल जो स्थितियां हैं वो ऐसी जो स्थितियां वो पैदा करती हैं और तमाम जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है। पहाड़ी जिलों की बात करते हैं तो कई ऐसे पहाड़ी जिले हैं राज्य में जिनका संपर्क इस पूरे मानसूनी जो दौर है, पूरा मानसूनी मौसम है, उसके चलते मैदानों से कट जाता है पूरी तरीके से और वहां पर उन लोगों को जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए, जो आवश्यक दैनिक प्रक्रिया के लिए जो चीजें चाहिए होती है वो भी उन तक नहीं पहुंच पाती है। अन्य राज्यों से अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड की कई ऐसी सीमाएं हैं पहाड़ी राज्यों से लगती हुई जो अन्य राज्यों से लगती है, वहां पर पूरा का पूरा जो एक तरीके से आयात निर्यात है वो भी प्रभावित होता है और ये तमाम चीजें फिलहाल इस मानसूनी बारिश के चलते राज्य को झेलनी पड़ रही है। ठीक है विशाखा, लेकिन एडवाइजरी क्या जारी की गई है कि लोग कोई कहा गया है खासकर कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और खासकर जो बाहरी लोग हैं और उत्तराखंड का इस वक्त रुख कर रहे हैं उनके लिए भी खासकर क्या एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि मौसम विभाग तो कह चुका है कि हम अलर्ट जारी कर रहे हैं, येलो अलर्ट पहले जारी किया गया फिर रेड अलर्ट, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी क्या जानकारी? जी बिल्कुल, हर जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग की तरफ से और जो पर्यटन जो एक तरीके से वेबसाइट्स है राज्य की, उन पर यह खबर पहले से अपलोड की गई है, यह चेतावनी जारी करी गई है कि ये जगह ऐसी है कुछ पर्यटक स्थल को लेकर जाहिर तौर पर और बिल्कुल करेक्ट तरीके से वहां पर ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि इन जगहों पर जाना भी खतरनाक है, डेंजर हो सकता है। और क्योंकि उत्तराखंड में मानसूनी बारिश के चलते कई जो जगह है वहां पर कई रास्ते जो है बंद हैं, तो जाहिर तौर पर यदि पर्यटक राज्य में पहुंच रहे हैं तो उनको वेबसाइट चेक करके और तमाम जो मौसम को लेकर और हाईवे को लेकर खास तौर पर जो चेतावनी जो प्रशासन की तरफ उपलब्ध कराई जाती है, जो सूचना उपलब्ध कराई जाती है, उसको पूरी तरीके से जानकारी लेते हुए ही राज्य में एंट्री करनी चाहिए या ऐसे पहाड़ी जिलों का रुख करना चाहिए जहां पर ये तमाम जो घटनाएं हैं एक तरीके से वो देखने के लिए मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि स्थिति आखिर क्या है उत्तराखंड की, खासकर जो हम बता रहे हैं। हालांकि चमोली का जिक्र करें तो चमोली के अंदर भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात एक और बड़ी खबर की करते हैं, बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं क्योंकि हरिद्वार में कोरोना के साथ अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। आपको इस वक्त की ताजा जानकारी देते हैं, हरिद्वार में कोरोना के साथ अब डेंगू की भी दस्तक हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है क्योंकि 7 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो गई है। इस वक्त की ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। मलेरिया विभाग ने लोगों को जागरूक करने का काम भी कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि डेंगू का लार्वा नष्ट करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और बड़े अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर बात करें हम उन लोगों की जिन 7 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है तो ये कहा जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। फिलहाल पता लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में अभी कहा जा रहा है कि डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं क्योंकि लगातार भारी बारिश का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है और इस वक्त में हम देख रहे हैं कि संचारी रोग भी ज़्यादातर लोगों को सता रहे हैं और उसी में से एक है डेंगू। क्योंकि डेंगू और मलेरिया का जिक्र करते हैं तो इस मौसम में डेंगू और मलेरिया लगातार हावी रहता है लोगों पर और इसी को लेकर जागरूकता फैलाने का काम उत्तराखंड की सरकार कर रही है ताकि डेंगू का लार्वा नष्ट किया जा सके। और उस अभियान को लेकर ये सरकार कह रही है कि उस अभियान में लगातार हम तेजी ला रहे हैं और आगे आने वाले समय में डेंगू को बेहद कम किया जा सकेगा। हालांकि कोरोना काल हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना ने लोगों को प्रभावित किया है, लेकिन डेंगू का जिक्र करते हैं तो डेंगू ने भी दस्तक अब उत्तराखंड के अंदर दे दी है। हालांकि मलेरिया का अभी कोई भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो गई है और 7 मरीज बताए जाते हैं कि इस वक्त अस्पताल में है। अलग अलग अस्पतालों का जिक्र करते हैं कि ऋषिकेश एम्स में भी ये कहा जा रहा है कि डेंगू का मरीज पहुंच चुका है। फिलहाल बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात क्या है।
संचित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। संचित बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त गुलिस्तान न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित, क्या हालात हैं? 7 मरीज तकरीबन पाए जाते हैं डेंगू के, क्योंकि मौसम बदल रहा है और इस मौसम में संचारी रोग हम देखते हैं खासकर उत्तराखंड के अंदर। डेंगू को लेकर किस तरीके का जागरूकता अभियान सरकार चला रही है? संचित, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की अगर मौसम की बात करें तो फिलहाल आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार बारिश उत्तराखंड के अंदर हो रही है। हालांकि कुछ दिन से बारिश थोड़ी थमी हुई थी, लेकिन आज फिर आप मेरे पीछे देखेंगे तो बारिश लगातार हो रही है। तो इससे तो जल भराव की समस्या होती है और जल भराव की समस्या को लेकर के जिसका मुख्य रूप मुख्य तरीके से नगर निगम भी उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है नालियों को खोलने में। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम की लापरवाही को देखते हुए अगर बात करें तो जो डेंगू फैलने की बीमारी है तो कहीं ना कहीं नगर निगम सबसे पहले उसकी जिम्मेदार है। और बात करें जिस तरीके से 7 लोगों में जो डेंगू के लक्षण पाए गए हैं और 7 लोग इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, तो उससे कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी हिल चुका है। देखिए कि साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार को कम करने में लगातार स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से धीरे धीरे डेंगू अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ अगर बात करें नगर प्रशासन की, तो देखिए कि किस तरीके से लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। फॉगिंग कराने के बाद आप देखिए कि क्षेत्र क्षेत्र में इस तरीके की जागरूकता जो बैनर लगाए जा रहे हैं, अलग अलग माध्यम से उनको जागरूक किया जा रहा है कि कहीं पर भी जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो लोग कूलरों में पानी भर लेते हैं उनको समय समय पे खाली करते रहे। तो ये पानी भरने की समस्या है, इसको सबसे पहले जिस तरीके से निस्तारण करने की अगर बात करें तो जो नगर निगम है, नगर निगम सबसे पहले मैं इसमें जिम्मेदार मानता हूँ। और जो स्वास्थ्य विभाग अपनी तरीके से अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है और इस कवायद में लगा है कि जो डेंगू के मरीज है और आगे डेंगू ना फैले और ज्यादा लोगों में इसकी पुष्टि ना हो। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि ऋषिकेश एम्स में भी डेंगू का मरीज पहुंचा है और खासकर वहां पर नजर रखी जा रही है, उसको लेकर क्या खबर है? संचित, देखिए मैं आपको बता दूं जो ऋषिकेश एम्स की बात कही गई है उसमें कहीं ना कहीं अभी उस खबर को पूरी तरीके से पुष्टि तो उसकी नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारी एम्स के डायरेक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं अभी पता करके आपको बताऊंगा कि इसमें क्या वास्तविकता है। तो इसे कहीं ना कहीं अभी पुख्ता खबर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी जिस तरीके से खबरों के अगर माध्यम की बात करें तो अभी उस लिहाज से हमें पता नहीं चल पाया कि किस तरीके से इस वक्त डेंगू के जो मरीज हैं वो एम्स में पहुंचे नहीं। लेकिन जो हरिद्वार की बात कही गई, हरिद्वार की बात आप देखिए कि हरिद्वार में 7 मरीज इस वक्त डेंगू के पाए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संचित तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल उत्तराखंड का ही जिक्र करते हैं, एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं और उत्तराखंड के 110 लोगों की पहली सूची केंद्र सरकार को भेज दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, अफगानिस्तान में फंसे लोगों की सूची सरकार ने भेज दी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार काबुल में फंसे एक नागरिक को उत्तराखंड लाएगी जो उत्तराखंड के वासी हैं। ये कहा गया है सीएम की तरफ से, सभी लोग सुरक्षित हैं और भारत सरकार के संपर्क में है, ये भी सीएम ने पूरा आश्वासन दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के 110 लोगों की पहली सूची केंद्र को वो भेज दी गई है। हालांकि कल ही पूरा ब्यौरा मांगा गया था कि अफगानिस्तान के अंदर कौन कौन से लोग इस वक्त हैं उत्तराखंड के अंदर, उसकी सूची दी जाए और वो पहुंच गई है। फिलहाल आप देख रहे होंगे धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। धनराज, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि कल एक हेल्पलाइन नंबर 112 कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड का है अफगानिस्तान के अंदर, तो परिजन उस पर संपर्क कर सकते हैं। लगभग 110 की संख्या बताई जाती है और ये पहली सूची है। अभी कितने लोगों से संपर्क साधने की कोशिश उत्तराखंड की सरकार कर रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से यह पहली सूची जारी कर दी गई है, कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी ब्यौरा उत्तराखंड के शासन प्रशासन से मांगा था कि पूरा ब्यौरा दिया जाए कि कौन लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और कितने लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनकी सूची जारी की जाए। तो जो पहली सूची सामने आई है वो 110 लोगों की सूची सामने आई है जो केंद्र सरकार को भेज दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी लोग वहां पर फंसे हैं भारत के, वो सुरक्षित हैं और उनसे लगातार संपर्क भी केंद्र सरकार का हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक
टोल फ्री नंबर 112 नंबर यहाँ पर जारी किया गया था कि जिनके लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं वो उस पर सूचना दे सकते हैं। तो उसी के बाद ये 110 लोगों की सूची सामने निकल कर आई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक सूची नहीं बन पाई है। उसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द ही वो लोग भी सामने आए और अपनी जानकारी बताए कि उनके कौन परिवार के लोग वहां पर फंसे हैं और उनको जल्दी से जल्द उत्तराखंड लाया जाए। जी ठीक है, लगभग ये कहा जाता है कि और भी लोग हो सकते हैं क्योंकि 112 पर कई कॉलें आ रही हैं और परिजन इस वक्त परेशान हैं। हालांकि सीएम की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि भारत के पूरी तरीके से संपर्क में। और कितने लोग हो सकते हैं क्योंकि ऐसे परिवार कई हैं जो हम देख रहे हैं कि जिनका कोई ना कोई सदस्य अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है और खासकर फैक्ट्रियों में फंसा हुआ है। जी हर्ष, बिल्कुल यदि अंदाजा लगाया जाए तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अफगानिस्तान में उत्तराखंड के जो लोग हैं वो काफी ही संख्या में अफगानिस्तान में लोग काम करते थे, काफी फैक्ट्री में काम करते थे। क्योंकि जब हमने संपर्क साधा था कि कुछ लोग काबुल से वापस आए थे और उनसे हमने संपर्क साधा था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनकी फैक्ट्री में ही 100 से 150 लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग वापस भी आ चुके थे और कुछ लोग अभी वहीं पर फंसे हुए थे जिनसे उनके संपर्क भी लगातार वार्ता उनकी लगातार चल रही थी। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था, मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया था कि जल्द से जल्द उनको लाने की कवायद शुरू की जाए और उनको जल्द उत्तराखंड वापस लाया जाए। ठीक है धनराज, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। लेकिन बुलेटिन में जाते जाते हरियाणा का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हरियाणा के अंदर विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और आपको ताजा जानकारी दे देते हैं क्योंकि हरियाणा विधानसभा में आज से मानसून सत्र की जब शुरुआत हो रही है तो पूरी रणनीति विपक्ष ने भी बना ली है कि सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा जाए। हालांकि अगर हम बात करें इस वक्त की ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन के मुद्दे को भी दरअसल विपक्ष उठाएगा। इस वक्त की खबर आपको बताने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड, माफ करिएगा, हरियाणा के दरअसल विधानसभा के अंदर क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब बात को रखा जाएगा सरकार की तरफ से तो विपक्ष घेरने का काम लगातार सरकार को कर सकता है। फिलहाल खबर ये भी मिल रही है कि गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत खराब है और वो विधानसभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि जब विधानसभा की शुरुआत हो रही है तो आज 2 बजे की तस्वीर देखने को मिलेगी। फिलहाल रीजनल हेड इस वक्त हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर धरनी। चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज पर जुड़ने के लिए। क्या जानकारी आपके पास भी है क्योंकि मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि हंगामेदार रह सकता है। इस बीच ये भी खबर है कि अनिल विज की तबीयत बिगड़ चुकी है। चंद्रशेखर, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश करेंगे चंद्रशेखर से एक बार फिर जुड़ने की। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि हरियाणा का विधानसभा की शुरुआत जब हो रही है, विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है तो उसमें जोरदार हंगामा आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज जब सत्र का आगाज हो रहा है तो ये दोपहर 2 बजे शुरू होगा और 11 बजे तकरीबन कहा जाता है कि सलाहकार समिति की बैठक तय हुई है और बैठक के बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष सेक्टर 3 में हरियाणा निवास स्थित प्रेस गैलरी में पत्रकारों को ब्रीफ भी करेंगे। एक बार फिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रीजनल हेड हमारे साथ चंद्रशेखर धरनी। चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर जुड़ने के लिए। क्या जानकारी आपके पास भी है क्योंकि विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और इस बीच ये भी खबर मिल रही है कि अनिल विज की तबीयत भी खराब हो गई है। बिल्कुल हर्ष, देखिए जो हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका ऑक्सीजन लेवल जो है 90 के आसपास चल रहा है, ऑक्सीजन उन्हें कंटिन्यू लगी हुई है और वो डॉक्टरों की सलाह पर इस वक्त अम्बाला में अपने निवास स्थान पर ही है। जो 6 बार वो विधायक बने, आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि जबकि उन्होंने किसी भी सत्र के अंदर एप्लीकेशन भेजी हो यानी अवकाश लिया हो, नहीं तो रेगुलर वो अटेंड करते रहे। चाहे विपक्ष के में जब बीजेपी होती थी 2 MLA थे या 4 MLA रहे तो उस स्थितियों में भी अनिल विज ने हमेशा सेशन अटेंड किए हैं। आज विधानसभा का मानसून सत्र दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग 11 बजे है, जैसा आपने अभी जिक्र किया। इसके बाद 11:30 बजे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जो है ज्ञानचंद गुप्ता,
वो इस मामले में ब्रीफ करेंगे कि विधानसभा ठीक है सेशन चंद्रशेखर, लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही है कि पेपर लीक का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है और विधानसभा के अंदर भी इस मामले को लेकर आवाजें उठ सकती हैं। फिलहाल हरियाणा के गृह मंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बिल्कुल हर्ष, देखिए हरियाणा के जो गृह मंत्री है उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, ये मांग की है उन्होंने मुख्यमंत्री से कि ये जो पेपर लीकेज का मामला है इस मामले में सीबीआई को कार्रवाई के लिए लिखना चाहिए सरकार को। सीबीआई इस मामले में मुकदमा दर्ज करे और कार्रवाई करे। निसंदेह आज सेशन है तो कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में प्रमुख रूप से है, इनेलो का एक भी विधायक इस बार सदन में नहीं है। ये दूसरा सेशन ऐसा है जब इनेलो का कोई भी विधायक इसमें मौजूद नहीं है। इसमें कांग्रेस के द्वारा जो है पेपर लीकेज के मामले कहीं ना कहीं हंगामा किया जा सकता है। ठीक है चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बुलेटिन में पूरी जानकारी दे रहे थे हर एक राज्य की। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है।